फिफ्थ चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य का 5वां एग्जाम्पल देखेंगे। चित्र में ओ बिंदु पर रखी गई एक छोटी चुंबकीय सुई P दिखाई गई है। यहाँ आपको ये जो डायग्राम है इसमें आपको एक पॉइंट O दिखाई दे रहा होगा। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर एक P चुंबकीय सुई रखी हुई है। तीर इसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा को दर्शाता है। जो चुंबकीय आघूर्ण है उसकी डायरेक्शन तीर से दिखाई गई है। अन्य तीर दूसरी समरूप चुंबकीय सुई Q की विभिन्न स्थितियों एवं चुंबकीय आघूर्णों के दिक् विन्यास को प्रदर्शित करती है। देखिए एक अन्य चुंबकीय सुई है, एक चुंबकीय सुई है वो तो स्थिर है और वो रखी हुई है O पर। वो कहाँ रखी हुई है? O पर रखी हुई है। क्लियर? एक बार ये क्लियर कर लेते हैं कि जो यहाँ पर चुंबक रखी हुई है बिंदु O पर, इसका उत्तरी ध्रुव इधर है, दक्षिणी ध्रुव इधर है। तो इसकी अक्ष और निरक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, अक्ष पर मैं लिख रहा हूं μ0/4π 2m/r³। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और m दोनों एक ही दिशा में होते हैं। ठीक है। और इसकी निरक्ष के ऊपर देखो, ये तो मैंने लिखा है अक्ष पर, और निरक्ष के ऊपर μ0/4π m/r³। लेकिन ये जो m है वो b की विपरीत दिशा में होता है। तो यहाँ पर इस बिंदु O पर रखी हुई चुंबक के कारण से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन को एक बार क्लियर कर ले। तो देखिए ये इसकी अक्ष पर है, अक्ष पर है तो यहाँ पर बिंदु मतलब जो Q4 वाली जो डायरेक्शन है अक्ष पर इस दूर की ओर, तो M और BE दोनों एक ही दिशा में होंगे यहाँ पर। क्लियर? देखिए हमने यहाँ पर इस चुंबक की अक्ष के ऊपर यहाँ पर हमने दिखाया है इसके कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेड पेन से, और फिर यहाँ पर भी अक्ष से हमने दिखाया रेड कलर से। और देखो निरक्ष के ऊपर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, उसको भी हमने रेड कलर से दिखाया है। सभी स्थितियों के अंदर हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। ये तो हमने मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया है जो बहुत छोटी सी चुंबक है जो कि बिंदु O पर रखी हुई है उसकी वजह से। अब यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं कि देखिए जो Q1 वाली स्थिति है इसमें Q1 पर चुंबकीय क्षेत्र तो इधर और मतलब B तो इधर जो कि P उत्पन्न कर रहा है, जबकि M इधर है दूसरी वाली चुंबक का। तो इन दोनों के बीच का जो कोण है वो है 90 डिग्री, चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री के कोण पर रखी हुई है। तो चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री के कोण पर जब इसको हम रख देते हैं तो ये जो निकाय है वो संतुलन में नहीं होगा। तो Q1 स्थिति के अंदर जो निकाय है वो संतुलन की स्थिति में नहीं है। तो देखो यहाँ पर हमारे को इसके पहले पार्ट में किस विन्यास में निकाय संतुलन में नहीं होगा, तो एक तो Q1 में ही नहीं होगा, Q1 पर। दूसरी स्थिति Q2 पर भी देखें, Q2 के ऊपर क्या है इसको भी अच्छे से देख लें कि Q2 के ऊपर M तो है इस तरफ और B है इस तरफ। यहाँ पर भी दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी निकाय है वो संतुलन की स्थिति में नहीं रहेगा। क्लियर? फिर हम बात करते हैं इस अगले पार्ट में कि किस विन्यास में निकाय स्थायी और अस्थायी स्थिति के अंदर होंगे। तो देखिए यहाँ पर स्थायी की मैं बता देता हूं पहले, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो स्थायी संतुलन में होंगे। तो थीटा की वैल्यू आप देखें Q3 में, Q3 इसमें दोनों की ही डायरेक्शन सेम है, दोनों की ही डायरेक्शन क्या है? सेम है। दोनों की डायरेक्शन जब सेम होगी, देखो B भी नीचे
और एम भी नीचे की ओर, तो दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री। तो ये है स्थायी संतुलन की स्थिति। एक तो हो गई Q3 पर, एक आप देखिए Q6 पर। Q6 पर भी दोनों की ही डायरेक्शन क्या है, सेम है। Q6 पर, तो Q6 के ऊपर भी दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री। तो यहां पर Q3 और Q6 तो स्थायी संतुलन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं अस्थायी संतुलन में। अस्थायी संतुलन की स्थिति हमें तब प्राप्त होती है जब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो। तो आप यहां पर देखें गौर करके, Q5 पर दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, साथ में Q4 दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। तो Q4 और Q5 इन दोनों स्थितियों के अंदर जो निकाय है वो अस्थायी संतुलन की स्थिति में रहेगा। इसके अलावा देखिए हमें यहाँ पर ये पूछा किसमें न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होगी। तो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर हमारे पास में 6 वाली स्थिति के अंदर होगी। सी पार्ट में क्या है, PQ6 स्थिति में, PQ6 स्थिति के अंदर जो ऊर्जा है वो न्यूनतम होगी। तो विद्यार्थी ये था 5वां एग्जाम्पल, और मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं।